साथ वाले के नोट्स पर पेज नंबर निकालें। पेज नंबर 51। मैं बताऊंगा ना कौन सा पेज नंबर है, आप पढ़ा लें पहले, सुबह सुबह बुलवाते हैं। टैक्स ऑन डिविडेंड्स। चलें जी। A tax shall be imposed at the prescribed rate on every person who receives a dividend from a company। ये मेरे आने से पहले नोट्स से उस बॉल पॉइंट कैलकुलेटर सब कुछ निकाल के बैठा करें, तैयार होकर बैठा करें। गाड़ी किसी भी वक्त चल सकती है। आप अभी सीट बेल्ट बांध रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई जूते सेट कर रहा है। द टैक्स सेल बी कंप्यूटेड, जूते पॉलिश तो करके वैसे ही आने छोड़ दिए हैं आप लोगों ने, मलंग बन के आ जाते हैं। द टैक्स सेल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेट ऑफ टैक्स ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड का मतलब है कि डिविडेंड में से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये सेक्शन तब नहीं लगेगा जब डिविडेंड माफ हो जाए। जब डिविडेंड माफ हो जाए तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। हमने सुना था बचपन में कोई और काटता है, लेकिन कल हमें पता चला कंपनी भी काटती है। तो जिस वक्त कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी तो डिविडेंड देते हुए कंपनी को जितना मर्जी मना करें वो काट लेगी। अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को 2 लाख डिविडेंड देती है तो 30,000 टैक्स काट के हुकूमत के खजाने में जमा कराएगी और 1,70,000 उसको दे देगी, जा घर ले जा और अगले साल दोबारा आ। तो कंपनी जब प्रॉफिट को बांटती है अपने शेयर होल्डर्स को तो इस प्रॉफिट का नाम जो है वो डिविडेंड रखा जाता है। डिविडेंड के टैक्स रेट्स जो अगले सफ़े पे दिए हुए हैं ये 15% है, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट बंदा पावर प्रोड्यूस कर रहा है, बिजली बना रहा है, तो उसके लिए डिविडेंड का टैक्स रेट 7.5% है और कुछ केसेस में डिविडेंड का टैक्स रेट 25% भी है। वो कौन से केसेस हैं इसने नहीं बताया। कल हमने पढ़ा था कि डिविडेंड इनकम को ऐड करके लेस करना है, फिर ज़कात माइनस करनी है, और डिविडेंड का टैक्स भी ऐड करके लेस करना है क्योंकि ये टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के खजाने में पहुंच चुका है, क्योंकि कंपनी काट चुकी है। काटने वाले का काम काटना ही होता है। टैक्स डिडक्टेड ऑन डिविडेंड बाय कंपनी, पेज 53। अच्छा, खत्म हो गया चैप्टर। चलिए थोड़ी देर आंसू बहा लें, साथ साथ याद करना था, नहीं कर सके। ये चैप्टर भी निकल गया हाथ से। सेक्शन 8। अब सेकंड लास्ट और लास्ट रो में इकट्ठे बैठ जाए ना, इस तरह दूर से बातें करना मुश्किल हो रहा है। सेक्शन 8, रूल्स एप्लीकेबल टू इनकम चार्जेबल अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। जो इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में जानी है, हाइब्रिड में चौथी रो में बातें करते हुए, उसके बारे में वो बता रहे हैं कि इसके रूल्स क्या हैं। जो इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में जानी है यानी डिविडेंड, उसके बारे में रूल्स बताने लगा। क्या है? सबसे पहला रूल कि ये इनकम किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाएगी। वैसे आई कैप इसके साथ अदर सोर्स लिख रहा है, लेकिन आमतौर पे बस इसको अदर सोर्स लिखना बंद कर देना चाहिए। चलो वैसे ही नॉर्म के तौर पे लिख रहा है। पहली तो बात है ये किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाएगी। ये सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स नहीं है। पहली एहतियात। जो इनकम फाइनल टैक्स वाली हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं, उनके रूल्स बताए जा रहे हैं। कोई खर्चे भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। अगर आप ये कहें कि मैंने डिविडेंड इनकम कमाई है 3 लाख रुपया और मैं डिविडेंड लेने गया, उसके लिए 2,000 रुपये रक्षे वाले ने लिए और मैंने कमाया 298,000, तो उसका जवाब है नहीं। डिडक्शंस माइनस, हाँ बिजनेस इनकम में डिडक्शंस माइनस करें आप कि बिजनेस की सेल है 14 लाख और बिजनेस के खर्चे हैं 2 लाख, तो बिजनेस में कमाया 12 लाख। बिजनेस की सेल में से खर्चे माइनस करें, लेकिन आप डिविडेंड इनकम में से खर्चे माइनस करें
कहता है इट इज नॉट टॉलरेबल, ये टॉलरेबल नहीं है। नो डिडक्शन शेल बी अलाउएबल फॉर एनी एक्सपेंस इनकर्ड, कोई भी आप खर्चा कर लेंगे तो डिविडेंड इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं है। जी बोलें। कहीं भी नहीं जाएंगे, वो माइनस हो ही नहीं सकते। ओके, पॉइंट नंबर सी, द इनकम, ये जो इनकम है, शेल नॉट बी रिड्यूस बाय एनी ज़कात, इसमें से ज़कात माइनस नहीं होगी, इसमें से ज़कात माइनस नहीं होगी। ज़कात इफेक्टिवली देखिए हमने इसी 12 लाख में से माइनस की है। फील नहीं हो रहा तो ये यहां मैं आपको फील कराता हूं, फेल्ट, ज़कात 12 लाख में से माइनस की है। इस 3 लाख में से अगर आप 50,000 की ज़कात माइनस कर दें और कहीं मैंने कमाया 2.5 लाख है और मैं 2.5 लाख पे 15% दूंगा, ना 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 ना, इट इज नॉट टॉलरेबल। तो ये ज़कात बिजनेस इनकम में से माइनस हो जाएगी, लेकिन ज़कात डिविडेंड में से माइनस नहीं होगी। द इनकम शेल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी डिडक्टेबल अलाउंस, इसमें से ज़कात माइनस नहीं होगी। द इनकम शेल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय सेट ऑफ एनी लॉस, मिसाल के तौर पे बिजनेस में लॉस आ गया 1 लाख रुपया, अब आप 1 लाख माइनस 3 लाख, 2 लाख रुपए डिविडेंड इनकम बची, तो डिविडेंड इनकम 2 लाख नहीं है। प्लीज खुदा के लिए, फाइनल का मतलब होता है फाइनल है ये फिगर। अब इस मलंग को मत छेड़ें, अदरवाइज ये पैजेगा टंग्स को। तो इसलिए इसमें से कोई लॉसेस माइनस करने की इजाजत नहीं है। क्या आप कहीं बिजनेस इनकम में लॉस आ गया है मुझे 10,000 रुपए का, तो मेरी डिविडेंड इनकम कट कटा के बची 2,90,000, इट इज नॉट टॉलरेबल, it is not at all tolerable. The tax deducted shall not be reduced by any tax credit, इसमें से कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। ये जो 45,000 आपका टैक्स निकल आया है, इसमें से आपको 1,000 माफ कर दिया जाए कि आपका 44,000 टैक्स बने, ना 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 ना, ये इनकम भी फाइनल है और इसका टैक्स भी फाइनल है। ना इस 3 लाख में से कोई चीज माइनस करने की इजाजत है, ना इस 45,000 में से कोई चीज माइनस करने की इजाजत है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे आपकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वैसे इसकी भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे आप सोते सोते उठ के पढ़ने लग जाते हैं तो आपसे चैन नहीं होता कि आज मुझे याद नहीं करना, याद करना था, ये करना था, वो करना था। तो जैसे आपके अंदर करेक्टरिस्टिक्स हैं, दोस्त आपको छेड़ते हैं सीए करने के बाद नॉन सीए, तो आप उनसे मिलने नहीं जाते, साल हो गए, आप उन्हें कहते हैं इट इज नॉट टॉलरेबल कि मैं अपना टाइम आप लोगों के साथ जाया करूं। द टैक्स डिडक्टेड, जो टैक्स कटा है, शेल नॉट बी रिड्यूस बाय एनी टैक्स क्रेडिट, जो कंपनी ने टैक्स काटा है उसमें से टैक्स क्रेडिट माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो अब देखिए बड़ी अजीब सी इनकम है और अजीब सी बातें करिए। मैं किसी हेड में नहीं जाऊंगी, ना जा, मेरे में से कोई खर्चे नहीं माइनस होंगे, ना कर, मेरे में से ज़कात भी नहीं माइनस होगी, अच्छा, मेरे में से कोई लॉसेस भी नहीं माइनस होंगे, अच्छा, मेरे टैक्स को भी ना छेड़ना, उसमें से डिस्काउंट भी नहीं माइनस होंगे, अच्छा। ये कोई 4-5 बातें करने की कोशिश करिए डिविडेंड इनकम। किसी हेड में नहीं जाऊंगी, ना जा, मेरे में से कोई खर्चे नहीं माइनस होंगे, ना कर, मेरे में से कोई ज़कात नहीं माइनस होगी, ना कर, मेरे में से कोई लॉस नहीं माइनस होंगे, मेरे में से लॉसेस माइनस करोगे ना, ठीक है ना, सही, इसमें से भी कोई टैक्स डिस्काउंट नहीं माइनस करना, मुझे ना छेड़ना, अच्छा ठीक है, बस ठीक है, मेरा नाम ही फाइनल है, अच्छा। पॉइंट ई फॉर हाथी, नॉट सिटिंग इन दिस क्लास। द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन, माय डियर, 5 हाथी एक गाड़ी में कैसे बैठेंगे, 3 पीछे 2 आगे, ठीक है, ओके। पॉइंट ई, द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन, क्या तुम लोगों ने आंख मुचोली खेली हुई, आज ये 7 वाला नहीं आया हुआ, उस दिन तुम नहीं आए थे, कल दोनों आए हुए थे, परसों 2-3 दोनों नहीं आओगे, ये क्या चक्कर है ये। पॉइंट नंबर ई, द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन, इस बंदे की लायबिलिटी शेल बी डिस्चार्ज्ड, आपकी लायबिलिटी खत्म है अगर आप ऑलरेडी कटवा के आ चुके हैं किसी से। कटवाने किसके पास गए थे आप, कंपनी, और कंपनी ने काट भी
अगर काटे तो, वरना नहीं। कटवाना जरूरी है। अगर आप कंपनी के पास जाके अपना टैक्स कटवाएंगे तो आपके लिए खुशखबरी है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी खत्म है, आपने टैक्स जमा नहीं कराना। आज उधर से इधर कैसे आ गए? अच्छा जी, द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन shall be discharged if tax has been deducted by company। अगर कंपनी ने टैक्स काटा है। आखिरी लाइन में डब्बे में लिखा हुआ है द टैक्स डिडक्टेड ऑन डिविडेंड इज कॉमनली नोन एज नॉन एडजस्टेबल, यानी कि इस टैक्स में से कोई चीज एडजस्ट नहीं होगी, तो ये फाइनल है। नॉन एडजस्टेबल, इसमें से कोई चीज एडजस्ट नहीं होगी, कोई डिस्काउंट वगैरह कोई और चीजें, कुछ एडजस्ट नहीं होगा। ये नॉन एडजस्टेबल है, नॉन टचेबल है। ओके एक तो भाई डिफरेंट टैक्स रिजीम्स जो हैं, मैं टिक कर देता हूँ जो जो लाइन में पढ़ा रहा हूँ। डिफरेंट टैक्स रिजीम्स, ये डब्बे में बातें हैं, कोई ऐसा याद नहीं करनी बस। नॉर्मल टैक्स रिजीम, अंडर दिस रिजीम इनकम इज टैक्स्ड ऑन नेट बेसिस, ग्रॉस अमाउंट्स चार्जेबल टू टैक्स लेस डिडक्शंस। इसमें खर्चे वगैरह माइनस करेंगे नॉर्मल रिजीम में। नॉर्मल रिजीम में तो आपको पता है ना, बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, ये चीज़ें होती हैं। एक है फाइनल टैक्स रिजीम, जिसे प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम भी कहा जाता है, जिसकी करेक्टरिस्टिक्स अभी हमने पढ़ी हैं। अंडर दिस रिजीम टैक्स विल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन बाय अप्लाइंग द रेट ऑन द ग्रॉस रिसीट। ग्रॉस रिसीट पे नॉर्मली रेट लगता है, यानी खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये जो बार बार उस लिख रहा था ना कि डिविडेंड ग्रॉस अमाउंट पे लगेगा, तो इसका मतलब है 3 लाख पूरे पे लगेगा, इसमें खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ डिविडेंड। बस एक ही एग्जांपल हमने पढ़ी है डिविडेंड की। फिलहाल डिविडेंड इनकम ही फाइनल टैक्स रिजीम है। मिनिमम टैक्स रिजीम भी कोई चीज है, ये हम देखेंगे सेक्शन 113 में, कवर्ड इन बिजनेस चैप्टर। सेपरेट ब्लॉक भी कोई इनकम्स है, इंशाल्लाह हम चंद दिनों में इसको करेंगे। बुकिंग्स वगैरह करा ली आपने? 28 की टिकट ली है ना, दोपहर के बाद की? कब की ली है? लाहौर से। किस दिन की बुकिंग कराई है? हाथ खड़ा करके ज़रा बता दें। नहीं कराई एडवांस में बुकिंग? ठीक है यार, छुट्टियां बंद करा दो, इनका नहीं जाने को दिल करता। ओके, ईद पता नहीं क्या है, आप इसमें चिनमिन चिनमिन लग रहते हैं, पता भी नहीं चलता, ऊंची वो लग रहे। अच्छा जी, ठीक है, गुड सजेशन। आगे चलें जी। अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस जरा रिवाइज करें। अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस, जहां आप कोई खर्चा करें एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम में इनकम कमाने के लिए। ये किसने गन मारा है हमारे नोट्स पे? ये आप लोगों ने घर में आके मेरे गन मारे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अजीब बच्चे हैं आप। क्या हो रहा था इस घर के अंदर? ये क्या हो रहा था? ये तो काले थे। तो अगर आप एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम में इनकम कमाएं तो भी आप खर्चे अपोर्शन कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल रिजीम की इनकम्स कमा रहे हो, इनको टैक्सेबल इनकम कहा जाता है, और फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम्स भी कमा रहे हो तो भी आपको खर्चे अपोर्शन करने पड़ते हैं। और आप किसी हेड ऑफ इनकम में इनकम भी कमा रहे हो और किसी और पर्पस के लिए भी बिजली इस्तेमाल कर रहे हो तो भी, अपने आप को चार्ज करने के लिए, तो भी खर्चों को क्या करना पड़ता है? अपोर्शन करना पड़ता है ऑन एनी रीजनेबल बेसिस, उस एक्टिविटी का नेचर और साइज देख के। आमतौर पे वैसे हम आसान काम करते हैं, सेल की बेस पे पोर्शन कर देते हैं। अल्लाह आपके साथ वाले को पढ़ने की तौफीक दे। पेज 50। कोई भी खर्चा
जो आप करेंगे किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ इनकम के लिए शेल बी एलोकेटेड टू दैट क्लास। ठीक है, ये अब ताकरातें आ रही हैं, यहां से आदत डालें, मगरिब से लेके सहरी तक जो है ना आपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। ज़्यादा इबादत ना कर सके तो बस सो जाइएगा, मोबाइल को हाथ ना लगाइएगा। ओके, पेज नंबर 50, बाकी आप समझ आओ। पेज पॉइंट नंबर 2, इंशाल्लाह आदत पड़ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता आपको मोबाइल छोड़ने की। पॉइंट नंबर 2, एनी एक्सपेंडिचर डेट इज इनकर्ड फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ इनकम शैल बी एलोकेटेड टू दैट क्लास। जो खर्चा जिस हेड के लिए किया उसको वहां से माइनस करें। हाँ, कॉमन एक्सपेंडिचर्स जैसे कि बिजनेस है, फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम्स हैं, या एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं, तो उनको आप हेड्स के ऊपर एलोकेट कर लें इस फॉर्मूले की बेस पे। ग्रॉस रिसीट्स ऐसी रिसीट्स होती हैं जिस तक पहुंचते हुए खर्चे माइनस नहीं होते, और कॉमन एक्सपेंडिचर होता है जिसमें नॉट क्लियरली एलोकेबल हो। ऑब्वियसली ये बातें सारी आपको याद हैं, अभी खड़े करके पूछ लें, आप बता सकते हैं माशाल्लाह, में तो कोई शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर तो आप लोगों ने पहला तो साथ साथ याद किया ही होता है लोगों ने। पूछूंगा नहीं मैं किसी से ताकि आपकी लाज बरकरार रहे। वेयर अ पर्सन इज अर्निंग नेट कमीशन, जहां कोई बंदा नेट कमीशन कमा रहा है तो उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वही सेल बराबर होगी उस बंदे की। ये एक अजीब सी बात थी पूरे सेक्शन में। बाकी क्लास ऑफ इनकम्स तो बहुत ज्यादा होती हैं, बाकी खर्चों को पोर्शन करने में आपने कोई बाकी खर्चों को पोर्शन करने में अगर आपने कोई प्लस माइनस किया तो 10% तक एक्सेप्टेबल है, वरना जो है वो फिर कमिश्नर उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फेयर वैल्यू देखी थी हमने, इनकम रिकूप्ड एक्सपेंडिचर देखा था हमने, करेंसी कन्वर्जन देखी थी। सोर्स ऑफ इनकम बंद होगी तो एज्यूम किया जाएगा चल रही है, और किसी चीज़ को डबल इनकम में नहीं डालना, किसी चीज़ को डबल खर्चे में नहीं डालना। टैक्स ऑन डिविडेंड, और ये था जनरल प्रोविजंस यानी जनरल रूल्स रिलेटिंग टू टैक्सेस इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 5। 7B भी कभी हम देखेंगे, ये 7B हम देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर में। तो रूल्स एप्लीकेबल टू इनकम अंडर फाइनल टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम की जो इनकम होती है उसके मोटे मोटे ये रूल हैं, इसके अलावा कोई छोटे छोटे रूल नहीं है, बस मोटे मोटे यही रूल हैं सारे। ओके, बातें कर ली, चलो बहुत अच्छा हो गया, जरा बंदा फ्रेश हो जाता है। अच्छा, अब माय डियर वो जरा आए जो हमने छोड़ा हुआ था रेजिडेंट इंडिविजुअल के डेफिनेशन में। इस पॉइंट को समझने के लिए आप प्यार मोहब्बत से साथ वाले को कोनी से साइड पे कर दें और खुद अटेंटिव हो जाएं। इधर करके जरा उसको इधर करें और उसको इधर करें। बेटा तुम जरा साइड पे हो, मैं जरा पढ़ने लगा हूं, अब मुझे ना छेड़ना। अब आपने इस मलंग को नहीं छेड़ना अगले आधे घंटे तक। पेज नंबर 38। अच्छा जी, किसी भी बंदे का स्टे पाकिस्तान में अगर 183 डेज या उससे ज्यादा होता है तो वो क्या बन जाता है? रेजिडेंट बन जाता है। और कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो भी क्या बन जाता है? जिसकी पोस्टिंग हुई हो अब्रॉड। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी बंदे का स्टे, आ जाए भाई आप स्टे करें हमारे पास। आप कल आए थे क्लास में? अच्छा ठीक है, अभी जरा अटेंटिव रहिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इधर देखें, छोड़े, बैग रखा जाएगा, उतारा जाएगा कंधे से, अभी इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। कभी कभी ऐसा होगा कि एक बंदा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी नहीं होगा और उसका स्टे भी 183 डेज से कम होगा, फिर भी हम उसको रेजिडेंट बना देंगे। हुए। कभी कभी हाथ को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करें, कभी कभी ऐसे होगा कि कोई बंदा 183 डेज से कम रुकेगा। 93 183 से कम रुकेगा, फिर भी हम उसको, हाथ यहां रखे, फिर भी हम उसको रेजिडेंट बना देंगे। हालांकि
थोड़ा सा नहीं करना था, यहां तक लेके जाना था, फिर भी हम उसको, हालांकि उसका स्टे 183 डेज से कम होगा। अब देखते हैं वो हस्तियां कौन हैं। एक बंदा आया, उससे हमने सवाल पूछा कि भाई तुम पाकिस्तान में कितना रुके? कहते हैं जी मैंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्टे किया है 165 डेज। तो क्या स्टे इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर? नो, बल्कि कितने दिन रुका? सिर्फ 165। भाई आप साइड पे आ जाएं, इधर आ जाएं, खड़े हो। अच्छा आपका स्टे 165 डेज है जी, शक्ल तो दिखाएं अपनी। आपका स्टे 165 डेज है, पक्की बात कर रहे हैं? हिला के देखा, उसने कहा जी। आईडी कार्ड चेक कराएं अपना। हाँ हाँ मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूं। आप जरा और इधर आ जाएं, मेरे पास आए आप जरा। आप किसी और मुल्क में रुके हैं फॉर मोर देन 182 डेज? किसी और मुल्क में, किसी और मुल्क में रुके हैं, प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज। किसी और मुल्क में आप रुके हैं 182 डेज से ज्यादा? हाँ हाँ मैं रुका हूं किसी और मुल्क में 182 डेज से ज्यादा। इस सवाल का जवाब हाँ भी आ सकता है, ना भी आ सकता है। हाँ मैं रुका हूं किसी और मुल्क में 182 से ज्यादा। जाएं फिर आप, जाएं आप, बस आपको नहीं हम रेजिडेंट बना रहे, आप तो किसी और के लग रहे हैं हमें, हमारे हमारे नहीं लग रहे आप, क्योंकि किसी और मुल्क में आप अच्छा खासा रुक गए हैं। आप जाएं, आप जाएं, साइड पे। अच्छा अगला बंदा कौन है जी? सर ये बंदा लेके आए हैं सर, ये हम कमिश्नर को बता रहे हैं। इधर बुलाओ जरा इसे। कितना रुके हो पाकिस्तान में? जी मैं 130 डेज रुका हूं। आईडी कार्ड चेक करा? जी 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 जी, शेखुपुरा का आईडी, जी जी, अच्छा ठीक है। पाकिस्तान के सिटीजन हो? हाँ इस साइड पे आ जाओ इधर। हाँ जी पाकिस्तान का सिटीजन हो। किसी और मुल्क में रुके हो 182 डेज से ज्यादा? नहीं 182 डेज से ज्यादा नहीं रुका। असल में 130 डेज जो है वो जर्मनी में रहा था। 130 कितने हो गए? 260 और 365 होते हैं टोटल। और 105 दिन जो मैं पोलैंड में रहा था। प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज? नो। किसी और मुल्क में 182 डेज से ज्यादा रुके हो? नहीं नहीं। अच्छा इधर ही रुको जरा, देखते हैं तुम्हारा क्या करना है। बैठ जाओ जरा। अच्छा ठीक है। क्या तुम किसी और मुल्क में 182 डेज से ज्यादा रुके हो? Well, I was in Germany for 130 days and I was in Poland for 105 days. I don't think so. और think तुमको कोई नहीं, बस सही बात बता। हाँ नहीं रुका मैं। तो प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज? ना। अच्छा अच्छा तुम्हें किसी और मुल्क ने रेजिडेंट तो नहीं कह दिया था? किसी भी मुल्क वाले होते, कोई मुल्क वाले 100 दिन में रेजिडेंट कह देते हो। किसी और मुल्क ने तुम्हें रेजिडेंट कहा था? कोई घास घूस डाला था? नहीं नहीं नहीं, किसी मुल्क ने मुझे रेजिडेंट नहीं। मुझे कौन रेजिडेंट कहते हैं? मुझे घर वाले नहीं रेजिडेंट कहते। किसी और मुल्क ने तुम्हें रेजिडेंट करार दिया उस मुल्क के लॉ के मुताबिक? नहीं नहीं नहीं। चल आजा रशीद, फड़ लो इनू। ये क्या बन गया? लेकिन अगर कोई और मुल्क वाले तुम्हें रेजिडेंट बना दें तो फिर तू उन्हीं का रेजिडेंट है, फिर हमारी तरफ से निकल जा, तू हमारे लिए क्या है? नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब आप घर जाके इस प्रोविजन पे लेट जाइएगा तो ये आपके दिल में चली जाएगी। चलें जी, ट्राई अगेन। स्टेड इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर? नहीं नहीं, मैं तो पाकिस्तान में 165 डेज रुका हूं। इधर आ, आईडी कार्ड है पाकिस्तान का? हाँ हाँ हाँ।
हाँ, इधर आ। किसी और मुल्क में रुका है 182 डेज से ज्यादा? हाँ हाँ, जा तू नहीं क्या? किसी और मुल्क में रुका है 182 डेज से ज्यादा? हाँ, जा तू तो उन्हीं का लग रहा है फिर। किसी और मुल्क में रुका है 182 डेज से ज्यादा? नहीं, किसी मुल्क में भी नहीं रुका 182 डेज से ज्यादा। किसी मुल्क ने तुम्हें रेजिडेंट तो नहीं कह दिया? किसी ने घास नहीं डाला, किसी ने रेजिडेंट नहीं कहा। आजा फिर तो अपना अपना लागे, तो फिर तो क्या बन गया है? लेकिन अगर कोई और मुल्क तुझे रेजिडेंट कह दे, जा निकल इधर से, फिर हमारे पास क्यों आ गया? फिर तू हमारे लिए क्या है? नॉन रेजिडेंट। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1। बस रिक्वेस्ट ही की जा सकती है जिन लोगों ने लेट सेशन ज्वाइन किया कि नई वाली किताबें ले लें। अभी तो किताब आई नहीं आप लोगों को, मैं जिस दिन पढ़ा रहा हूँ आ तो जाएगी इंशाल्लाह। वो फिर परेशान ही रहेंगे पूरा सेशन, कोई एग्जांपल्स नहीं डली, कोई पास्ट पेपर नहीं डले, बस पूरा सेशन घूमते ही रहेंगे कहाँ पे क्या चीज़ थी, कहाँ पे क्या चीज़ थी। मिस्टर असलान इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये क्वेश्चंस के डेटे से ना आपने थोड़ा सा डेटा अखज कर लिया करना है। ये बंदा क्या है? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, स्टेड इन यूके। अब इसका स्टे देखना है। स्टेड इन यूके कितने दिन? 100 डेज। यूएसए 100 डेज। He then returned to Pakistan and stayed here for 160 total 5 days during tax year 20XX. He is not resident of UK or USA. UK या USA ने उसको रेजिडेंट करार नहीं दिया। अच्छा, आपने पहले वो क्राइटेरिया लगाना है, वो जो नॉर्मल क्राइटेरिया है। अब आप पेपर में लिख के क्या आया करेंगे? आप पेपर में लिख के आया करेंगे, माय डियर, if we apply the first criteria of 183 days, so this individual is non-resident as per the first criteria. So he does not qualify for a resident person as per the first criteria because his stay is for a period of less than 180, या उस तरह लाइन लिखाएगा, if a person is, if an individual is present in Pakistan for a period of 183 days or more in a tax year, he will be considered as resident individual. However, in this case, as per first criteria, he will not be considered as resident individual because he stays for a period of less than. However, before reaching final conclusion, we will apply the second criteria as well. पेपर में दोनों क्राइटेरिया लगाया करने हैं हर सवाल में। आज हमने जो पुराने सवाल कर लिए मैं उनको भी जाके मैंने रिवाइज कराने हैं, जिनका मैंने आपको सोल्यूशन पढ़ने से मना किया हुआ था, उनको भी जाके रिवाइज कराने हैं। उन पे भी दोनों क्राइटेरिया लगाने हैं। आज के बाद हर सवाल पे कितने क्राइटेरिया लगाने हैं? 2 क्राइटेरिया। अगर पहले क्राइटेरिया में रेजिडेंट बन गया फिर तो टेंशन ही नहीं ना, फिर तो दूसरे क्राइटेरिया लगाने की जरूरत ही नहीं। बस रेजिडेंट बनाना है, इसको जबरदस्ती बनाने की कोशिश करनी है। ना बना तो बस फिर ठीक है, पहले क्राइटेरिया के मुताबिक बना दें, बहुत आला बात है। नहीं बनता दूसरे के मुताबिक बना दें, फिर भी नहीं बनता तो ये नॉन रेजिडेंट है, फिर और कुछ नहीं कर सकते हम। दूसरा क्राइटेरिया से मुराद ये वाला है भी मेरी, ये तो अलग सी बात है ना। दूसरा क्राइटेरिया ये वाला, दूसरा क्राइटेरिया लगाते हैं जी। सवाल का डेटा आपके सामने आ चुका है ऑलमोस्ट, यहीं से नजर मार लें, अब सवाल में जाने की जरूरत नहीं है। स्टे इन पाकिस्तान इज फॉर 183 डेज और मोर, यस और नो बोले। नो। ही इज सिटीजन, यस। प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज, प्रेजेंट इन यूके और यूएसए फॉर मोर देन 182 डेज, नो। फिर इधर आ जाए, ऐसा ही है ना। किसी मुल्क ने तुम्हें रेजिडेंट करार दिया, ही इज नॉट रेजिडेंट ऑफ यूके और यूके और यूएसए ने 100 दिन रुकने पे इसको रेजिडेंट कहे, इसको घर वाले रेजिडेंट नहीं कहते, इसको किसी ने घास नहीं डाला। नो, देयरफॉर ही विल बी कंसिडर्ड एज। हालांकि पाकिस्तान में कितने दिन रुका है? 165 डेज। फिर भी ये क्या समझ लिया जाएगा?
रेजिडेंट रहे। साथ वाले का रजिस्टर निकालें और जवाब लिखना शुरू करें। As per first criteria, and an individual is resident if he is present in Pakistan for 180 3 days or more, वो भी लिखाइएगा, मैं लिखवा नहीं रहा, फॉर अ पीरियड ऑफ पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू, ठीक है, वो लिखाइएगा पूरी बात। तो प्रेजेंट पाकिस्तान फॉर 183 days or more in a tax year. Therefore, as per first criteria, he is non-resident because his stay is for less than 180 3 days, that is 165 days only. However, we will apply the second criteria as well. चलें छोड़ें, पहली बात आपको समझ आ गई, अब अगला लिखें। However से आगे लिखें, however we will apply the second criteria as well. He is a citizen of Pakistan. He is a citizen of Pakistan. And he is, इधर देखें, and he is present or is not present in, नहीं रहा ना, किसी और मुल्क में 182 days से ज़्यादा नहीं रहा, and he is not present, and he is not present in any other country he is not present in any other country for more than बोले फॉर मोर देन 182 days. इसका जवाब तो नो आ गया। एंड फर्दर ही इज not declared resident, and further he is not declared resident. बोले और अगे बोलना है, फर्दर ही इज नॉट डिक्लेयर्ड रेजिडेंट इन यूएसए और यूके, उसको नहीं डिक्लेयर किया। अब जरा सोच के बताएं कि ना तो वो किसी मुल्क में 182 डेज या उससे ज्यादा रहा, 182 डेज से ज्यादा रहा, ना तो किसी मुल्क में 182 डेज से ज्यादा रहा, ना किसी ने उसको रेजिडेंट वाला घास डाला,
अब कोई उसको लिफ्ट करना ही नहीं ना दुनिया में, तो हम उससे फिर क्या बना लें अपना? Therefore, as per this criteria, he will be a resident individual. Therefore, as per this criteria, he will be a resident individual. अब दोनों में से किसी एक के मुताबिक रेजिडेंट बनना जरूरी है या दोनों क्राइटेरिया के मुताबिक रेजिडेंट बनना जरूरी है? किसी एक के मुताबिक बन गया तो ही विल बी आ। इसके नताइज क्या भुगतने पड़ेंगे इसको? इसकी पाकिस्तान की इनकम पे भी टैक्स लगेगा और फॉरेन सोर्स इनकम पे। चलें जी, अगला सवाल करें। Babar is a citizen of, stayed in Dubai for 200 days. He returned to Pakistan and stayed here for total। चलें जी, शुरू करते हैं आप इस सवाल को सॉल्व करना। अब मैं जरा छोटा छोटा लिखवा रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखवा रहा, बाकी आप फिर खुद लिख लीजिएगा। एज पर फर्स्ट क्राइटेरिया, अब लॉ की प्रोविजन ना लिखें। एज पर फर्स्ट क्राइटेरिया, ही इज नॉन रेजिडेंट बिकॉज हिज स्टे इज फॉर लेस देन 183 days. As per first criteria, he is non-resident individual as his stay is for less than 183 days. ये क्या ग्रुप में अजीब अजीब रिएक्शन आप टेस्ट के मैसेज के ऊपर दे रहे हैं? यू शुड बी हैप्पी। ये कोई रिएक्ट करने वाली चीज़ तो नहीं है कि आप उसके ऊपर रिएक्ट करें, और जो बड़े समझदार हो गए हैं अपने फ्यूचर को सामने रखें। यार ये बंदे नोट कराया करो आइंदा मुझे ज़रा, ये ज़रा मैं थोड़ा सा ट्रैक देखता हूँ और फिर ये मैं देखता हूँ ये बंदे क्यों परेशान हैं अपने। यू आर नॉट सीरियस आई थिंक। ओके, आगे चलें। However, we will apply the second criteria. He is a citizen of Pakistan. चेहरा शरीफ ऊपर कर लिया करें, कभी थोड़ा सा देख लिया करें। He is a citizen of Pakistan. And he is present in any other country for more than 182 days. He is present in any other country for more than 182 days. That is, बोलें, that is 200 days in दुबई। किसी और मुल्क में पकड़ा गया 182 दिन से ज्यादा रुका है, फिर तो ये 182 दिन से ज्यादा रुक गया ना किसी और मुल्क में, तो अब तो ये हबीबी हबीबी लगता है। हबीबी बीबी अल्लाह हबीबी हबीबी हबीबी, फिर तो ये उन्हीं उन्हीं का लगता है। 182 दिन से ज्यादा रुक गया ना। देयरफॉर ही विल बी नॉन रेजिडेंट एज पर दिस क्राइटेरिया एज वेल। देयरफॉर ही विल बी नॉन हाइब्रिड में जाएं भाई, सेकंड रो में हाथ उठा रहे हैं। देयरफॉर ही विल बी नॉन रेजिडेंट individual as per this criteria as well. जी
क्वेश्चन था आपके नोट्स पे ये लिखा हुआ है कि जब अब इंडिया ही सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, उसके बाद और है मतलब या तो वो ये मैंने प्रोविजन अभी तो नहीं पढ़ाई है, तो मैं प्रोविजन अभी पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपका सवाल ले लेता हूँ। ये प्रोविजन अभी तो नहीं मैंने एक्सप्लेन की, जब ये मैं एक्सप्लेन करूंगा तो अभी तो डिसीजन ट्री से चलें, तो डिसीजन ट्री को प्रोविजन से भी कंपेयर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट। सो कंक्लूजन क्या बने, देयरफॉर दिस इंडिविजुअल इज अ, अगला सवाल करें जी। He became a resident individual of Germany. जर्मनी में इसको रेजिडेंट करार दे दिया है। हालांकि जर्मनी में रुका ही 110 दिन था, फिर भी इन्होंने इसको रेजिडेंट करार दे दिया। पता नहीं जर्मनी के लॉ क्या होंगे, अल्लाह जाने। अच्छा जी, लिखें जी, एज पर द फर्स्ट क्राइटेरिया ही विल बी अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल as his stay is for less than 183 days in Pakistan. That is only 165 days. However, we will apply the second criteria. He is a citizen of Pakistan. He is a citizen of Pakistan. देखें इधर, and is not present in any other country for more than 182 days. And is not present in any other country for more than 182 days. किसी और कंट्री में नहीं रहा फॉर मोर देन 182 डेज. ही इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज. अगला सवाल आप पूछें, क्या ये रेजिडेंट है किसी और कंट्री का? बट ही इज डिक्लेयर्ड रेजिडेंट इन Germany. But he is declared resident in Germany. Therefore, he is still non-resident as per second criteria. हाँ ठीक है. नहीं, पूरी बात लिखें आप. अच्छा जी, नेक्स्ट.
अब ये दोनों के मुताबिक क्या बन गया? जासिम, कासिम का छोटा भाई, मैसम का बड़ा भाई, जासिम क्रिकेट खेलता था पिछली गली में, अफगानिस्तान चला गया वो 100 दिन के लिए। जापान जाने से पहले जापान में भी 100 दिन रुका, जापान, फिर आ गया अपने मुल्क में, डेरेंट एक्सिया 20x6, सिटीजन है हमारा से ज़्यादा। जासिम पिछली गली में होता था, अब पिछले मुल्क में पाया जा रहा है, फिर दूर चला गया, फिर वापस आ गया, आ जाके बोतल है 160। चलें जी, लिखिए। As per the first criteria, he is non-resident individual. Therefore, as per first criteria, he is as is stayed for only 165 days in Pakistan. While applying second criteria, while applying the second criteria, बोले he is, हाँ जी, he is a citizen of Pakistan and is not present in any other country for more than, and is not present in any other country for more than 182 days. And is not present in any other country for more than 182 days. किसी और मुल्क में 182 डेज से ज्यादा नहीं रुका। अच्छा, अब क्या क्या समझो इसको, किसी और मुल्क में रेजिडेंट कहा होगा, नहीं कहा होगा, क्या है ये तो चौथा सवाल बड़ा मजे का हो गया। तो सवाल साइलेंट है। अब आगे मैं चलना चाह रहा हूं लेकिन मुझे चलने नहीं दे रहा, मैं इधर जाना चाह रहा हूं या इधर जाना चाह रहा हूं, कहते हैं नहीं बताऊंगा। हमने कहा यार कि ये तो होके आए हैं उधर अफगानिस्तान और जापान वालों में, कि अफगानिस्तान या जापान वालों ने तुझे अफगानी या जापानी कहने की कोशिश की, जापानी फल कहने की कोशिश की उन्होंने तुझे? अफगानिस्तान वालों ने अफगानी कहने की कोशिश की, रेजिडेंट कहने की कोशिश की, और जापान वालों ने जापानी कहने की कोशिश की तुझे? नहीं बताऊंगा। अब क्या करें? मेरे ख्याल से तो बेहतर यही है कि इसको यही समझें कि किसी मुल्क ने इसको रेजिडेंट करार नहीं दिया होगा। क्या तू रेजिडेंट है किसी और कंट्री का? मेरे ख्याल से होता तो वो बता देता, किसी ने नहीं करार दिया होगा। तो कहां तक लिखे आपने? He is not present in any other country for more than, and he is not a resident, and he is not resident, लिख दें इसको, खैर है, and he is not resident in अफगानिस्तान और जापान, and he is not resident, थोड़ा सा जरा फर्म होके जवाब दें, he is not resident in जापान और अफगानिस्तान, therefore he is a resident individual.
अब बता नहीं रहा ना किसी और मुल्क ने इसको रेजिडेंट कहा है या नहीं, लेकिन इस सवाल में नोट डालाइएगा, एक नोट। However, if he is declared resident in Japan और अफगानिस्तान, समझ आई बात, नहीं समझ आई? However, एक नोट डालिएगा, छोटा सा, सवाल साइलेंट है ना, तो इसलिए दो बातें करनी पड़ी हैं। However, if he is, बोले ना, if he is, माशाल्लाह, if he is, आगे बोलें, if he is declared resident in Japan or, then he will be considered as non-resident. क्लियर भाई, समझ आ गया? चलें जी। तो इसमें वो बात तो ठीक है कि ही इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज, बट द क्वेश्चन इज कि इज आगे फिर हमने लिख दिया एंड ही इज नॉट डिक्लेयर्ड रेजिडेंट इन एनी ऑफ द कंट्री, देयरफॉर ही विल बी आ, लेकिन छोटा सा नोट डाले, छोटा सा नीचे करके नोट नहीं डालते जैसे आप जेब में निकलते 5 रुपए का सिक्का, उस तरह छोटा सा करके नोट डाल दें कि हाउएवर he may be considered as non-resident individual if he is declared resident in any of the country, that is Japan or Afghanistan. Okay, चलें जी। कौन सा? वो क्या उसमें था? नहीं, वो ट्रस्ट की डेफिनेशन अगले सफे पे पढ़ाई थी। पेज 58 पे आए, क्वेश्चन नंबर 30। A Salah is a citizen of Pakistan, is employed by international banking organization based in UK. The following details outline Salah's travel and work assignments across the different countries during the tax year 2024. टैक्स ईयर 2024 का क्या मतलब बनता है? 1 जुलाई 23 से 30 जून 2024 जी। 1 जुलाई से 15 अक्टूबर, 1 जुलाई से 15 अक्टूबर कहाँ रहा? यूके, यूएई, पाकिस्तान। ये वर्किंग होगी हमारे सवाल की, वर्किंग होगी। यूके 1 जुलाई से 15 अक्टूबर। गिने जी, 1 जुलाई से 15 अक्टूबर में कितने दिन बन रहे हैं? जुलाई के 31, कैलकुलेटर्स निकाल लें, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30 और अक्टूबर के 15। कितने हो गए? 107। इसके बाद यूएई रहा 16 अक्टूबर से 31 दिसंबर। 16, 17, 18 उंगलियों पे गिने, 16, 17, 18, 19, प्लीज साथ साथ इंटरेस्ट लें। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। कितने दिन हो गए? 16। कैलेंडर पर लिख लें 16 अक्टूबर के, नवंबर के 30 और दिसंबर के 31। पाकिस्तान छुट्टियों पे आया या चार्ट डालने आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 जनवरी से 26 जनवरी तक दिन दीवानों की तरह गिनिएगा ना, बस बता दें 26। 27 जनवरी से 2 मार्च यूके रहा, और छुरी थले साल है तेन दशहरा ही करने का शौक पे है।
27 जनवरी से 2 मार्च। 27, 28, 29, 30, 31 कितने दिन हो गए? 5। कैलकुलेटर पे लिख लें 5। फरवरी के डालें 29, क्योंकि ये लीप का साल है। याद रखिएगा मेरे बबलू मेरे भालू, 2024 भी लीप का साल है, 2020 भी लीप का साल था, तो 2024 से ये चल रहा है। तो फरवरी के 29 डालें। 2024 में फरवरी के 29 दिन होंगे। हाँ, 25, 26, 27 होता तो फिर 28 दिन होते। तो जनवरी के कितने डाले हैं आपने? 5। फरवरी के 29। मार्च के गिनिएगा ना, 2 ही हैं बस, 2। 36। अब क्या प्रोग्राम है तेरा? मैं पाकिस्तान आ रहा हूं, घर में बैठ के मक्खियां मारूंगा, वर्क फ्रॉम होम। मार्च के कितने दिन हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो कितने दिन बन गए? 29। इसका कैलकुलेटर पे भी मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, लेकिन वो मैं बताना नहीं चाह रहा। वो तरीका ये है कि आप 31 माइनस 2 करें। असल में फिर 3 का दिन आपने काउंट करना है, लेकिन वो फिर ऐसे रिस्की हो जाएगा। तो पहले वाले दिन जो गिन रहे हो वो बेहतर है कि आप उसी तरह गिन लिया करें। फिर आप कहेंगे 2 कहाँ से आया, यहाँ तो 3 लिखा हुआ है। तो इस कन्फ्यूजन को रिमूव करने के लिए एरर फ्री तरीका थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ज़रा लेंथी तरीका है, लेकिन वक्त आने के साथ अगर हम इसको आइंदा यूज़ करने लग जाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा। तो 29 दिन ये हो गए। 29 दिन किसके हो गए? मार्च के। अप्रैल के, मुझे पता है अप्रैल कहते हैं आप लोग। मई के, जून के, टोटल 1, ट्वेंटी। सिटीजन है, तो जिस तरह हम अभी सवाल में सिटीजन है, यूके, यूएई, पाकिस्तान। बहुत खजल किया सवाल ने, पिछले सवाल नहीं सही थे, सवाल ने बहुत खजल किया। आ जाके वो वही वो है जो हम पहले करते होते थे, यही बता देता। बच्चों वाला काम करवाने लग गया हमसे। चलें जी, लिखना शुरू करें जवाब। भाई कह रहे हैं ये अफगानी, ये चौथे वाला सिनेरियो है, मुझे भी यही लग रहा है। वो जो बिल्कुल चौथा सवाल हमने किया ना, ये वो वाला सवाल उसी तरह का था। देख लेते हैं, आप लोग ऐसे देख रहे हैं चौथा क्या? बच्चे छोड़े, फिर वापस आ जाएं। फिर आप लोगों के लिए कोई बात नहीं की थी, आप लोग उसी तरह चलें। एज पर फर्स्ट क्राइटेरिया ही इज नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। जाते हुए आप लोगों ने ये पकोड़े लेके जाने हैं, यानी इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर के नोट्स। मतलब एज पर फर्स्ट क्राइटेरिया ही इज नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल एज ही स्टेज फॉर ओनली अ पीरियड ऑफ, बोलें बोल रहे हैं, फॉर ओनली अ पीरियड ऑफ, हाँ, 1, देयरफॉर ही विल बी ए नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। फर्दर
As per second criteria, he is a citizen of Pakistan and he is not present in any other country for more than 182 days. Therefore, he is not present in any other country, therefore ठहरे not present in any other country for more than 182 days and is not declared resident in UK or UAE. भाईजान जाग जाओ. And is not declared resident in UK or UAE. Therefore, कहां तक लिखे बोले? Therefore से पहले क्या लिखे? हाँ, therefore he is a resident individual in Pakistan. Therefore he is a resident individual in Pakistan in tax year 2024. आगे चलें जी. वो नोट डाल दें. However, if बोले, however, if he is declared resident in UK or UAE, then he will be non-resident in Pakistan. हमने सॉल्यूशन में इसको कैसे लिखा हुआ है, मुझे जरा देख लेने दें. With respect to second criteria, as long as citizen and not present in any other for more than, so if he is not resident taxpayer in UK or UAE, solution में इस तरह लिख दिया हुआ है नोट डालने की बजाय. नोट डालने की बजाय किस तरह लिख दिया हुआ है? If he is not resident in UK or UAE, he will be recognized in Pakistan as a. समझ आ गई ना बात? या नोट डाल दिया या इधर इस बात को कवर कर दिया. और समझ आई बात है? तो अगर वो यूके और किसी और में सिटीजन भी है और किसी और जगह 182 डेज भी नहीं रहा, अब अगर कोई उसे रेजिडेंट नहीं कहता तो फिर आजा, फिर हमारे पास. अब तो तुझे कोई घास नहीं डाल रहा, ना तो तू किसी जगह 182 डेज से ज्यादा रुका है, ना तुझे कोई रेजिडेंट करार दे रहा है. अब आजा फिर हमारे पास, तू तो अपना अपना ही लग रहा है. Question 29. Under the provisions of Khalaji Ordinance made by Khaluji, determine the residential status for tax year 2024 in each of the following cases. Arshad and मुझे पढ़ाने दें, आप लोगों को मसला तो बता दें मुझे. Arshad, an Emirati gold merchant, arrived in Pakistan for the first time on 15 मार्च 2000. शायद जब मैं बोल रहा था कि जो सवाल हमने किए हैं उनको भी दोबारा करेंगे ताकि उनके सोल्यूशन पढ़ने के आप काबिल हो जाए. तो उस वक्त पता नहीं आप क्या खा के सोए हुए थे, ये करवा दिए. रिलैक्स रहा करें, ऐसे मूड भी बना लेते हैं एकदम. क्या आप मेरी आपकी लड़ाई है, लेकिन अटेंटिव रहा करें तो बातें पता चलें. फोर्थ रो में क्योंकि हाइब्रिड में थोड़ी थोड़ी उन्होंने बातें भी करनी होती हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद. Arshad, an Emirati gold merchant, arrived in Pakistan for the first time on 15 मार्च 23 and departed the country on 30 सितंबर 23 और डिपार्ट कर गया, छोड़ गया कंट्री ऑन 30 सितंबर 2023.
टैक्स ईयर 2024 कब शुरू हुआ होगा? 1 जुलाई 23। और खत्म कब हुआ होगा? 30 जून 24 को। तो मार्च अप्रैल मई जून में रहा और हमारे साल जुलाई अगस्त और सितंबर में रहा। अब माय डियर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो इसका स्टे है वो कितना है? जुलाई, अगस्त और सितंबर। कितना हो गया? डिपार्टेड ऑन 30 सितंबर, यानी 30 का दिन भी काउंट करेंगे, 92 डेज। और एमिरेट्स में कितना अरसा रहा? अरब एमिरेट्स में कितना अरसा रहा? एमिरेट कंट्रीज में कितना अरसा रहा? 366 डेज होंगे 2024 में, ये याद रखिएगा। 2024 में ना असल में फरवरी 29 दिन का होता है। हाँ, 2024 में फरवरी कितने दिन का होता है, इसलिए टोटल डेज कितने हैं? तो एमिरेट कंट्रीज के अंदर कितना अरसा रहा? 274। चलें जी, जवाब लिखना शुरू करें। एज पर फर्स्ट क्राइटेरिया, ही विल बी आ, भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट जवाब है। अब इस तरह का अभी तक हमने कोई सवाल नहीं किया। अभी जो मैंने आपको 4 सवाल वो कराए हैं और ये पांच पेपर का, इन 5 सवालों से ये डिफरेंट कैटेगरी है, ये छठी कैटेगरी है। देखिएगा कैसे। एज पर फर्स्ट क्राइटेरिया, ही इज अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल इन पाकिस्तान बिकॉज he stayed only for 92 days. That is less than 183 days in Pakistan. तो कंक्लूजन क्या दिया हमने? फर्स्ट क्राइटेरिया के मुताबिक क्या है? नॉन रेजिडेंट। अब सेकंड क्राइटेरिया का बताएं क्या करना है। भाई इसके पास कहीं सिटीजनशिप है ही नहीं, ही इज नॉट अ सिटीजन। तो अब सेकंड क्राइटेरिया लगाने की आगे जरूरी, सिटीजन नो, अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये नॉन रेजिडेंट ही है। तो लिखें सेकंड क्राइटेरिया इज नॉट अप्लाइड, कि सेकंड क्राइटेरिया है ही सिटीजन्स के लिए, नॉन सिटीजन्स के लिए तो कोई क्राइटेरिया सेकंड है ही नहीं। सेकंड क्राइटेरिया इज नॉट अप्लाइड बिकॉज ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। कैसे पता चला? अरशद एमिराती गोल्ड मर्चेंट अराइव्ड इन पाकिस्तान फॉर द, तो क्या इसके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड होगा? फिर ये तो एमिराती बंदा है, तो पाकिस्तान आया बस, तो डेट्स वाई ये सिटीजन ही नहीं है। तो इस तरह का सिनेरियो तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, अब पढ़ा जाके। तो सेकंड क्राइटेरिया सिर्फ किन के लिए लगा के देखा करना है, और जो सिटीजन ही उनके लिए तो सेकंड क्राइटेरिया, उनके लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, वो क्या है? फर्स्ट। और फर्स्ट के मुताबिक वो क्या बन गए हैं, इसलिए हतमी फैसला ये है कि ये लोग क्या हैं। तो एक नया कॉन्सेप्ट समझ लें, अगर एक बंदा नॉन सिटीजन है पाकिस्तान का, उसके लिए सेकंड क्राइटेरिया लगाना ही, और लिख के आ जाने सेकंड क्राइटेरिया विल नॉट बी अप्लाइड। बस चांगली, अ चाइनीज शुगर मैन्युफैक्चरर अराइव्ड इन पाकिस्तान ऑन 1 मार्च 23, ये भी सिटीजन तो नहीं लग रहा। चांगली, मेरे कहने का मतलब ये कि इस पे भी सेकंड क्राइटेरिया नहीं लगाना। A sugar manufacturer arrived in Pakistan on 1 March 23. During his stay until 1 September 23 in Pakistan, he resided in Sargodha, Punjab until 31 May 23, and thereafter until his departure from Pakistan, he stayed in Ghotki, Sindh. Assume that calendar year is a special tax year. Oh, ho.
एज्यूम करें ये कैलेंडर ईयर को यूज कर रहा है अपने स्पेशल टैक्स ईयर के तौर पे। अच्छा, कैलेंडर ईयर को यूज करे अपने स्पेशल टैक्स ईयर के तौर पे। इसका मतलब यह है कि कीबोर्ड थोड़ा सा गिरने वाला हुआ था। अच्छा, उधर से पंगे ले रहे हो। जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई, कह रहे मैं कैलेंडर ईयर को अपना स्पेशल टैक्स ईयर कह रहा हूं। कैलेंडर ईयर का क्या मतलब है? यकम जनवरी से लेके 31 दिसंबर को मैं स्पेशल टैक्स ईयर कह रहा हूं। इसका मतलब है इसका ईयर नॉर्मल, क्योंकि ये बंदा भी अच्छा, तो इसका ईयर नॉर्मल नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े, टैक्स ईयर कौन सा सॉल्व करना है? 2024। तो और मेरा कौन सा ईयर है? तो कौन से कौन सा अरसा कवर होगा इसमें? यकम जनवरी से 2000। इसका ईयर कितना है? अरसा क्या कवर करेगा ये? यकम जनवरी 23 से 31/12/23। वाई? क्योंकि नेक्स्ट जून आगे फॉल कर जाएगा। मेरे भाई, अगर किसी बंदे को कहेंगे ना सड़क पे निकल के कि इस अरसे को हम 2024 कहते हैं, तो वो आपको चपेड़ मारेगा, कहेगा ये तो 23 का कैलेंडर है, इसको हम 24 कहते हैं। उसे कहना हमें ये बताया था कि स्पेशल टैक्स ईयर के आखिरी तारीख के बाद देखना होता है कौन सा 30 जून आ रहा है। ऑनलाइन वालों, आखिरी तारीख के बाद देखना होता है कौन सा 30 जून आ रहा है। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट कैसे करते हैं? टैक्स ईयर 23 या डोनेट नहीं, किसी को डोनेट कर दे। डिनोट कैसे करते हैं? और जिनको यकीन ना आवे वो सारे इधर आवे। पता नहीं अब आपकी क्लास में कौन सी एग्जांपल्स की थी इस वक्त, वो जहन में नहीं। चलें, जो भी था उसको छोड़ें। आपको ये बात अगर याद आ गई है तो काफी है। देखें ना, हमने इस तरह डायग्राम्स बनाई थी। हमने कहा था एक बंदे का स्पेशल टैक्स ईयर हो गया है, यकम जनवरी 16 से 31/12/16। मैंने कहा था कैसे डिनोट करें? आपने कहा था 31/12/16 के बाद जो 30 जून आएगा, याद है? तो उसका नाम था टैक्स ईयर 2017। फिर यकम जनवरी 16 से 31/12/17, इसके बाद कौन सा 30 जून आएगा? 18 वाला। तो आपको याद है मैंने कहा था स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख से आगे जो 30 जून आना होता है उसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो अब ये बात कितने लोगों को जरा समझ आ गई है कि सवाल की रिक्वायरमेंट कौन सा टैक्स ईयर है? 2024। और वो कौन सा ईयर हमें यूज करने को कह रहे हैं? कैलेंडर ईयर सर्व्स एज इज। तो टैक्स ईयर 2024 अगर मैंने डिनोट करना है तो मैं फिर कौन सा कैलेंडर पकड़ूं? अगर मैं कैलेंडर पकड़ लूंगा यकम जनवरी 24 से 31/12/24 वाला, तो उसे तो मुझे 2025 के नाम से डिनोट करना पड़ेगा। हालांकि सवाल की रिक्वायरमेंट कौन सी है? अब आप ऐसा करें कि चांगली को बुलाएं। चांगली, इधर आ। अराइव्ड इन पाकिस्तान ऑन यकम मार्च।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 180। ओ भाई, इस पे तो सेकंड क्राइटेरिया वैसे ही नहीं लगाना जो पहले क्राइटेरिया में रेजिडेंट बन गया, चाहे वो सिटीजन है या नॉन सिटीजन है, ये भी नहीं देखना। वो तो पहले क्राइटेरिया में रेजिडेंट बन गया, तो जो पहले क्राइटेरिया के अंदर रेजिडेंट बन गया उसके ऊपर सेकंड क्राइटेरिया लगाने की जरूरत ही नहीं है। और जो पहले क्राइटेरिया में रेजिडेंट बन गया उस पर सेकंड क्राइटेरिया लगा के क्या चेक करना है कि तू रेजिडेंट है या नहीं। वो कहते मैं तो पहले ही रेजिडेंट हो, तो पहले या तीसरे के मुताबिक अगर रेजिडेंट बन जाए तो फिर रेजिडेंट है, और अगर पहले के मुताबिक ही बन जाए तो है। अब इस पे अब इस पे कमेंट भी नहीं करके आना मैं सेकंड क्राइटेरिया इसलिए नहीं लगा रहा है कि आपके इधर में की हदीस छूट छूट के उससे हाथ की तय गिर जानी है जब आपको पेपर चेक कर रहा होगा। अगर मैं सेकंड क्राइटेरिया नहीं लगा रहा, सेकंड क्राइटेरिया लगाने की जरूरत ही नहीं थी शहजादे। सेकंड क्राइटेरिया तो तब लगाना है जब फर्स्ट क्राइटेरिया में नॉन रेजिडेंट बने। अगर फर्स्ट क्राइटेरिया में ही क्या बन गया तो फिर रेजिडेंट है। अब सेकंड क्राइटेरिया का जो मर्जी जवाब आए वो रेजिडेंट फर्स्ट क्राइटेरिया के मुताबिक ही बन चुका है। Chang Li, Chinese sugar manufacturer, arrived in Pakistan during his stay until 2 September. He resided in Sargodha, Punjab until 31 मई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में कहा रहा, एंड आफ्टर डेट वो घोटकी में रहा। यानी वो कहना ये चाह रहा है, इधर देखें, यहां से लेके मई तक वो सरगोदा में था, और उसके बाद से लेके यहां से यहां तक गोटकी में था। भाई तो गोटकी में था या शोटकी में था या मोटकी में था, या सरगोदा में था या डरगोदा में था, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, तू पाकिस्तान में था, क्योंकि ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हैं। तो इसलिए ही विल बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो चांग ली को हमने फारिग कर दिया। नोट कर ले, लिखें जी, चांग ली, ओ ठीक है, चांग ली is using calendar year, ये लिखें जरा, आज मेरे साथ लिखें, चांगली, कौन सा ली, चांगली is using calendar year as a special tax year. So the period covered in special tax year 2024 is, so the period covered in special tax year 2024 is 1 जनवरी 23 to 31 दिसंबर 23, is 1 जनवरी 23 to 31 दिसंबर 23। देयरफॉर की तो कोई तुक नहीं बन रही, देयरफॉर काट दें। नाउ बेस्ड ऑन वर्किंग गिवन बिलो, as he stayed in Pakistan for more than 180 3 days in Pakistan, so he is considered as a resident individual.
लेकिन इसमें ना फिर वो बात जरूर लिखाया करें, एन इंडिविजुअल इज कंसीडर्ड एज एन इंडिविजुअल इफ ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 183 days और मोर इन अ tax year. So as he stayed for only for 185 days, therefore he will be considered as a resident individual. अच्छा जी, अब आप हजरात ये क्वेश्चन 29 के पीछे 28 है, 28 कौन सा है दिखाओ मुझे। फाइनल टैक्स अच्छा जी, चलें क्वेश्चन 28 भी कर लें माय डियर। Rustam Enterprises opts for final tax regime with regard to its रुस्तम वाले अपनी एक्सपोर्ट सेल के लिए फाइनल टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं। वैसे आपको याद है मैंने कहा था कि एक्सपोर्ट वाले की सेल भी फाइनल टैक्स रिजीम होती है, लेकिन ये कोई जानना जरूरी नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस का कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक्सपोर्ट फाइनल टैक्स रिजीम है। लेकिन उसने लिख तो दिया ना कि फाइनल टैक्स रिजीम है, हमें तो बस ये लफ्ज ढूंढना था। रूल्स बताएं जिस बंदे की इनकम फाइनल बन जाती है। आज पढ़े हैं, किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाएगी, इसमें से कोई ज़कात माइनस नहीं होगी, इसमें से कोई डिडक्शंस माइनस नहीं होंगी, इसमें से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, इसमें से कोई टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं होगा, और इस पे टैक्स कट चुका है, आपको जमा कराने की जरूरत नहीं है। वो जो हमने आज पढ़ा था। चलिए हमने आज किया क्वेश्चन 28, 29 और 30। अच्छा जी, पिछले सफे पे आ जाएं। क्वेश्चन 26, ये क्वेश्चन 27 के ऊपर लिखें, ये चैप्टर नंबर 6 में हम करेंगे। क्वेश्चन 26, जनरल प्रोविजंस, जनरल प्रोविजंस क्या हैं? विच मे अप्लाई टू इनकम सब्जेक्ट टू, वही वाली जनरल प्रोविजंस वो जो हमने भी पढ़ी। डन, आगे। अब आपने होमवर्क में करना है ये क्वेश्चन नंबर 25 और 23। अच्छा जी, 16 का 4 करें जी दोबारा। 16 का 4 भी आज के नोट्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये भी हमने क्लास में किया है। 16 का 4 करें दोबारा। स्मिथ, a Nigerian football coach, came to Pakistan on 28 फरवरी 13। He left the country on 31 अगस्त। देखें इधर पाकिस्तान कब आया? 28 फरवरी 13, और कब तक रहा? लेकिन मुझे तो कंसर्न नहीं जुलाई अगस्त से, मैंने तो दिन गिन के रखे हुए हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। इसका स्टे कितना है? 123 डेज। आप देखें, जब मैं पहला क्राइटेरिया इस पे लगाता हूं तो पहला क्राइटेरिया कहता है एज पर द फर्स्ट। अब जब भी इंडिविजुअल का सवाल आया करेगा इस पे दोनों क्राइटेरिया लगाने हैं, इसीलिए तो मैंने कहा था इनके जवाब नहीं पढ़ने हैं। अब आप जवाब पढ़ सकते हैं आज जाके किसी भी चीज के। तो बोले स्मिथ stayed in Pakistan for a period of only 120, therefore he will not be considered as a resident individual as per the first criteria. Further, second criteria will not be applied because he doesn't seem to be a citizen। लिख दीजिएगा, वैसे he is not citizen जरा ज्यादा फर्म लफ्ज है, he doesn't seem to be a citizen थोड़ा सा उससे हल्के लेवल का लफ्ज है। He doesn't seem to be a citizen लिखाएंगे, ये भी सही है। He is not citizen जरा ज्यादा फर्म बात हो जाएगी। तो as he is not a citizen of Pakistan, therefore second criteria is not applicable। सेकंड क्राइटेरिया क्यों नहीं लगेगा? मुझे तो यही लग रहा है कि स्मिथ कोई बंदा था, नाइजीरियन फुटबॉल कोच, पाकिस्तान सिखाने आया, बाद में अपनी स्मिथनी के पास चला जाएगा, बीवी के पास, जहां से भी आया नाइजीरिया में उसकी बीवी होगी, नेक औलाद अल्लाह इनको देगा, मुसलमान। अच्छा ठीक है जी, और कुछ और क्या पसंद करेंगे आप आज?
आज तो हमने बिल्कुल टाइम जाया किया, कुछ भी थ्योरी की चीज नहीं पढ़ाई, सिर्फ 5 लाइनें पढ़ाई। आज तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करने का खुला टाइम मिल जाएगा, ताकि आप फ्रेश माइंड के साथ कल है टेस्ट, मंडे को है, कल टेस्ट देने आ जाओ। कितने घंटे का होगा? 15 घंटे का होगा माय डियर, 15 घंटे का।